particular module 4 and 5 both combined. ओके तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हम आज का जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं और योग विज्ञान पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान और योग विज्ञान के अनुसार हमारा जो मन है उसको किस 3 लेवल में डिवाइड किया गया है? कौन से 3 लेवल में हमारे माइंड को डिवाइड किया गया है? चेतन मन, According to अवचेतन मन, psychology, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। यस, वेरी नाइस। चेतन मन यानी कि हमारा जो प्रेजेंट मन है, माइंडफुलनेस में जो मन रहता है वो प्रेजेंट मन है, उसको चेतन मन कहते हैं। दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस रहते हैं हम हमेशा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यू आर कॉन्शियस अबाउट यू इट। आप क्या बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए भी मैं कॉन्शियस हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ उसको बोलने के लिए भी मैं कॉन्शियस हूँ। तो ये किससे हो रहा है? ये मेरे चेतन मन से हो रहा है। अब दूसरा मन होता है अवचेतन मन। कल रात को अगर सोने से पहले मैंने कुछ बोला, कुछ समझा या सुना, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब वो प्रोसेस होता जाता है और वो ट्रिगर करता है मेरे कॉन्शियस माइंड को कि आज मैं जो बोल रही हूँ वो इस प्रकार से बोले कि वो सबकॉन्शियस माइंड से होके आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी इच्छाएं, गहरे विचारों का केंद्र, जो भी मैं थिंकिंग करती हूँ, थॉट प्रोसेस है, वो सब मेरा अवचेतन मन में जाता है। बराबर है? तो इसलिए बोलते हैं जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, वो इतना अच्छे से सोच के समझ के करिए, क्योंकि वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड से चला जाता है और वो फिर हमारे कॉन्शियस माइंड को भी असर करता है। तो आपने एक पिक्चर देखा होगा आइसबर्ग का। आइसबर्ग जब हम देखते हैं तो हमें इतना सा बस दिखता है, छोटा सा, बट अंदर बहुत बड़ा बर्फ होता है ना। आइसबर्ग जो तैरता हुआ पानी में जो दिखता है, अंदर बहुत बड़ा पत्थर जैसा होता है, बट हमें दिखता है ऊपर से छोटा सा। वो छोटा सा है, दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। और जो नीचे का जो नहीं दिख पा रहा है, पानी के अंदर जो है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। इतना अंदर है कि वो दिख नहीं रहा है, बट अगेन इट इज इफेक्टिंग अवर कॉन्शियस। फिर तीसरा क्या है? अचेतन मन, जो अतीत के अनंत जन्मों के संस्कारों और मूल प्रवृत्तियों का भंडार है, जो हमारा जीन्स लेके चलता है, हमारे जो भी जेनेटिक जो भी एक्टिविटीज हुई है पास्ट में, दैट इज ऑल अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 स्तर में हमारा माइंड डिवाइडेड है। अब ये तीनों मन को हमें नियंत्रित करना है। हम जब मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हम मोस्टली कौन से मन पे फोकस करते हैं? कॉन्शियस माइंड। आजकल जो भी योगा प्रैक्टिस है, दैट इज ऑल फॉर द कॉन्शियस माइंड। फिर क्या होता है? आज आपका मूड अच्छा हो गया, कॉन्शियस माइंड आपका अच्छा था तो आपका मूड अच्छा है। कल आपका सिचुएशन कुछ खराब हुआ तो अगेन क्या हो गया? कॉन्शियस माइंड गेट्स डिस्टर्ब। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे जाके हम काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमें परेशानी होती है। तो अभी योगा प्रैक्टिस तक तो ठीक है, हमने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया, बट अब साइंस ऑफ लिविंग पढ़ के हम सब कॉन्शियस माइंड को भी नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, ताकि लॉन्ग रन के लिए हमारा जो मूड है प्लस हमारा जो फीलिंग है, एवरीथिंग विल बी स्टेबल। तो ये तीनों माइंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है अवचेतन मन की सक्रियता और आदतों का परिष्कार, यानी रिफाइनमेंट ऑफ सबकॉन्शियस, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि हम अब सब लोग कॉन्शियस माइंड को काम करते हैं, उस पे हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड पे हम काम नहीं करते। तो हमें क्या करना है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। तो ये आप लोग अपने एक्टिविटीज, अगर आपका टास्क है तो वहां पे भी लिख के रखिए कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल ऑल्सो। तो यहाँ पे चेतन मन की सीमाएं और दमन देखते हैं। जो हमारा चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड है, वो मुख्य रूप से आपकी स्मृति यानी कि मेमोरी, आपका चिंतन, थिंकिंग प्रोसेस, और आपकी कल्पनाएं यानी कि आपका इमेजिनेशन, ये तीनों चीजों पे ही काम करता है। पर जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं है, हमारा भय है, हमारी जो भी स्ट्रेस है, उसके कारण जो व्यक्ति है वो अक्सर
अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता और इसीलिए उसके अंदर कुछ इच्छाएं दब के रह जाती है और जो वासनाएं होती है वो प्रतीकात्मक रूप में अवचेतन मन में जाकर जमा हो जाती है। तो जो चीज आप नहीं कर पाते हो, इच्छा हो जाती है बट नहीं कर पाते हो, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। तो अब ध्यान की अवस्था में हमें क्या करना है? तो जब भी कोई साधक और प्रैक्टिशनर ध्यान करता है, कायोत्सर्ग करता है या तो गहरी विश्रांति की अवस्था में जाता है, तो उसका जो चेतन मन है वो तो इनएक्टिव हो जाता है, पर जो अंदर का जो अवचेतन मन है वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो जाता है अवचेतन मन, इसका क्या मतलब है कि अब हमारे विचार उसमें, हमारे विचार जो जो ना हम लोग अभी सोच रहे प्रेजेंट में, वो विचार उसमें नहीं जाएंगे। पर जो पहले के जो विचार है, पहले की जो प्रोसेस हुई थिंकिंग प्रोसेस है, वो अपने आप कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटीज होती है। तो इसलिए क्या करना है, अवचेतन मन की ये सक्रिय अवस्था में जब किसी नैतिक मूल्य का बार बार अनुचिंतन किया जाता है, तो वह सीधे अवचेतन पटल पर अंकित हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर अवस्था में जब हमारा चेतन मन को हमने कंट्रोल कर लिया, चेतन मन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लिया, यानी कि अब हम जो हमारा अंदर का सबकॉन्शियस लेवल है उसमें हम काम कर सकते हैं। तो उसमें काम करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे शब्दों को रिपीट करना है, ऐसे सकारात्मक विचारों को रिपीट करना है जो कि सीधे हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें चला जाए। क्योंकि अब अवचेतन मन सक्रिय हो गया तो उसमें हमारे विचार चले जाने चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, बार बार अनुचिंतन अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। तो ये इससे क्या होगा, अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे काम होगा, वहां पे काम होगा। तो जो भी हमारी अगर इच्छाएं दबी हुई है, जो भी वासनाएं हैं, उसका रिफाइनमेंट होगा, उसको अच्छी तरीके से हम रिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ने भी काफी टाइम महसूस किया होगा कि अगर हमने कुछ बुरे विचार वहां पे छोड़ दिए हैं, हमने कभी बचपन में भी कोई बुरे विचार छोड़ दिए हैं, तो एडल्टहुड में वो पूरे होते दिखते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। भले हमारा कंट्रोल रहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बट क्योंकि सबकॉन्शियसली हमने वहां पे ऐसा छोड़ दिया है पहले, तो इसलिए वो फिर से एक्टिव होके आपसे ही वो काम हो जाता है। यानी आप झूठ बोलना नहीं चाहते हो, फिर भी कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि आप झूठ बोल देते हो, है ना? मैम तो इसको ये क्यों इस हो रहा है? मैम इसको इट इज, कर्मों से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं नहीं कर्मों कर्म से जैसे भी पहले रिलेट कर किए। सकते हैं, बट मोस्टली अवचेतन मन, कर्मों का तो ठीक है, हम ज्यादा उसमें हमारा कंट्रोल नहीं, बट एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड को तो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते जी हैं, जैसे कहते हैं ना कि पहले जो ट्रेनिंग कर कर्म किए सकते हैं हैं। वो उदय में आएंगे ही, तो वो उसी तरह से हो गया ना कि जैसे हमारे जो संस्कार अवचेतन मन में चले गए, वो कभी ना कभी हाँ, हमसे एक्टिविटी में आएंगे ही। हाँ, तो अब उसको कंट्रोल कैसे करना है? वो तो होगा, हमें पता है कि कर्म की वजह से होगा वो, बट एकदम ऐसा नहीं है कि वो होगा ही। अगर हमारे अंदर एक शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है, तो सकारात्मक विचारों और शक्तियों की वजह से हम वो जो होने वाला है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नियंत्रित करेंगे कि उससे किसी का नुकसान ना हो, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अनुचिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करना है, बार बार नैतिक मूल्यों की जो विचार है उसको रिपीट करके हमारे जो जो अंदर का जो मन है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो एक्टिव मन है, वहां तक वो बात पहुंचानी है। इससे क्या होगा, अवचेतन पटल जो है वहां पे वो चला जाएगा और यही से मनुष्य के भीतर गहरे बैठे कुसंस्कारों के परिष्कार यानी शुद्धि और आत्म विकास की वास्तविक प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये काफी लोग नहीं कर पाते, काफी लोग मेडिटेशन करके मन को शांत कर लेते हैं, पर जो बुरे विचार है वो फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हम बुरे विचारों को अच्छे विचारों में कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमारे जो अंदर का जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उस पे हमें काम करना है। तो उसमें हम कैसे काम करेंगे, जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो गया है,
तब हम सबकॉन्शियस माइंड में काम करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? सकारात्मक अनुचिंतन करके, अनुप्रेक्षा करके, सकारात्मक चिंतन करके हम वो नैतिक मूल्यों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचाएंगे। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचाना शुरू करते हैं तो वो जो विचार थे, पहले के जो कुसंस्कार थे, वो सबकी शुद्धि होती है। शुद्धि होती है तो क्या होता है? हमारा आत्म विकास होता है, हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम अपने आदतों का परिष्कार, रिफाइनमेंट ऑफ सबकॉन्शियस कर सकते हैं। तो ये आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम अनुप्रेक्षा की बात कर रहे हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट अनुप्रेक्षा, है ना? तो अनुप्रेक्षा में जो आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत की जीने वाली अनुप्रेक्षा यानी कॉन्टेम्पलेशन को अगर हमें प्रभावी बनाना है, यानी उसको वर्किंग बनाना है, तो उसके लिए 4 लेवल बताए गए हैं और वो 4 लेवल का पालन करना आवश्यक है। तो लेट अस सी वो 4 लेवल्स कौन से बताए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप करके वो लेवल्स बताए गए हैं और हम अगर लेवल वाइज जाएंगे तो हमको उसका मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि गोल सेटिंग। तो अनुप्रेक्षा की जब आपको शुरुआत करना है तो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। अब ये क्यों करना है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य स्पष्ट करना है, आपको तय करना है कि साधना के माध्यम से आपको क्या प्राप्त करना है, आपको किस बात की शुद्धि करनी है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सबका थॉट्स अलग है, सबके विचार अलग है, सबका लक्ष्य अलग है। तो आप खुद सोचिए कि आपको किस प्रकार की गोल सेटिंग करनी है और कौन से जीवन मूल्यों को आपको विकास करना है। जैसे अगर किसी को बहुत डर लगता है ना, भय है, तो अभय का विकास करना है। कोई बहुत असत्य में है तो उसको सत्य का विकास करना है। सहिष्णुता का विकास करना है, टॉलरेंस का विकास करना है। तो ऐसा गोल निर्धारित करके आप अनुप्रेक्षा की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हम अपने आगे कहाँ वर्क कर रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे वी आर वर्किंग, राइट? वी आर वर्किंग वेयर, कहाँ वर्क कर रहे हैं हम लोग? बताइए आप सभी कहाँ वर्क कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस लेवल पे। और उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू? गोल निर्धारण सेट करना है। गोल सेट करना है। यस, वेरी नाइस, वी हैव टू डू द गोल सेटिंग। अब दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता। उद्देश्य तय हो गया, तो अभी दूसरा लेवल क्या है कि चित्त को एकाग्र करना है। तो साधक का जो मन है सारी दिशाओं से हटा के उसे सिर्फ और सिर्फ वो मूल्य या विचार है उस पे लेकर आना है। हमारा जो मन है इधर उधर भटक रहा है, उसको अब एकाग्रित करना है। ठीक है, तो एकाग्रता का विकास करना है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का विकास करना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? उद्देश्य का निर्धारण। यस, एंड व्हाट इज द सेकंड स्टेप? एकाग्रता का एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता का बड़ा विकास। यस। अब तीसरा पॉइंट क्या है? डीप ऑटो सजेशन। मन और मस्तिष्क का पर जो है आदेश देना है, बट उसका गहरा प्रयोग देना है। तो एकाग्रता करने के बाद अवचेतन मन और अपने मस्तिष्क को एक डीपर लेवल में आपको निर्देश देना है। जैसे कि अगर अभय का विकास करना है तो भावनाओं और संवेगों के मुख्य केंद्र यानी जो हाइपोथैलेमस है उसको मानसिक सुझाव देना है, जैसे कि तुम शरीर में ऐसे न्यूरोकेमिकल और हार्मोन्स को श्रावित करो जिससे अभय की वृत्ति स्वतः जागृत और विकसित हो जाए। मतलब अब आप अपने जो मुख्य केंद्र है हाइपोथैलेमस, ये देखिए आप, हाइपोथैलेमस है यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, जो ये सेरिब्रम है, एंड देन बीच में आप देख सकते हो सेंटर में, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज होता है और वो हार्मोन से आपकी फीलिंग्स, मूड और आपका जो भी विचार है वो नियंत्रित होता है। तो आपको हाइपोथैलेमस को सुझाव देना है कि आप ऐसे केमिकल्स रिलीज करो, ऐसे हार्मोन्स रिलीज करो जिससे कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर अभय का विकास होते जाए।
तो हम अपने ऑर्गन्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम जब फास्टिंग करते तो ऑर्गन्स को ट्रेन करते हैं ना, कि आज फास्टिंग है, आज नहीं खाना है। इस प्रकार की हम जब अपने ऑर्गन्स को बोलते हैं तो हमारा ऑर्गन सुनता है, फिर हमें भूख नहीं लगती। वैसे ही हम अपने ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करता है, उसको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि अभय का जो हॉर्मोन्स है, केमिकल्स है, वो रिलीज करो, ताकि मेरा जो शरीर है, मेरी जो चेतना है, वो अभय जो है उसमें अभय आ जाए, या उसमें सहिष्णुता आ जाए। तो ये प्रोसेस है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं डीप ऑटो सजेशन। अब फोर्थ लेवल जो है वो है अनुभूति और भावना से जोड़ना, यानी कि एक्सपीरियंशियल इंटीग्रेशन। अभी अंतिम चरण में सिर्फ मस्तिष्क को आदेश नहीं देना है, उस विचार की अनुभूति करनी है, एक्चुअल फीलिंग करना है। तो जब भी आप ऐसा साधक मानसिक आदेश के साथ उस स्वास्थ्य या अभय की स्थिति को सच में महसूस करते हैं, अभय आप सच में महसूस करेंगे कि मेरे अंदर जो है फियरलेसनेस आ रहा है, वो महसूस करना है। वो महसूस करने से आपका जो भी जीवन में जो चीज नहीं थी, जो उद्देश्य आपका नहीं था, लक्ष्य नहीं था, वो पूर्ण होता आपको दिखेगा। तो ये न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर एंड रियलाइजेशन है। ठीक है, तो कौन से 4 स्टेप बताए हैं, कौन बताएगा अभी? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 4 स्टेप बताए हैं टू वर्क पहले फॉर अवर उद्देश्य गोल्स। निर्धारित करेंगे, उद्देश्य, फिर कौन? पहले उद्देश्य एकाग्रता। निर्धारित करेंगे, फिर चित्त की एकाग्रता उसमें, फिर गहराई तक मतलब उसको लेके जाना, फिर अनुभूति। फिर अनुभूति करना। ओके। और इससे ये सब जो प्रक्रिया है, इससे हम कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं? सबकॉन्शियस लेवल पे। सबकॉन्शियस माइंड पे। यस। तो क्या पॉसिबल है सबकॉन्शियस लेवल पे काम करना? कर सकते हैं? यस, यस। इससे क्या हमारी जो अनुभव है, अनुभूति जो होने वाली है, फ्यूचर में जो होने वाला है, क्या हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं खुद पे नियंत्रण करके? प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस से पॉसिबल है। क्या आप में से कभी किसी ने ये ट्राई किया है सबकॉन्शियसली बातों को ट्रेन करके? यस, जैसे हम मन में कह देते हैं आज इतने बजे उठेंगे तो उठ जाते हैं। हाँ, Yes, हम ma'am. सोचे अब हमने 15 व्रत करने हैं, मन में सोच लेंगे तो हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, सबके साथ हुआ होगा आई थिंक, जो संगीता जी बता रहे। अगर आप जो सोचते हैं, अगर आपकी जैसे फ्लाइट है, ट्रेन है, और हर रोज आपका सोने का उठने का समय अलग है, बट स्टिल जिस दिन आपकी फ्लाइट है या ट्रेन है, उस दिन आप उठ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली वो बात पहुंचा दी है कि आपको उठना है, तो आप उठ जाते हैं। तो क्या हम सबकॉन्शियसली और बातें नहीं पहुंचा सकते जो कि मैम, हमारे जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग से है? जैसे डर का वातावरण होता है ना उस समय, तो कहते हैं कि अभय द्याही में ऐसे बोलो, तो उच्चारण करने मात्र से ही आपको अभय का वातावरण बन जाता है। तो वही सेम चीज जैसे चेतन से अवचेतन तक जाने का प्रोसेस। जैसे किसी पे क्रोध आ रहा है, बट पता है हमें यहाँ पर हमें नहीं बोलना है, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, यहाँ तो चुप ही रहना है, हम बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो वो क्रोध अपने आप ही मतलब खत्म हो जाता है, अंदर रहे बट हम बोलेंगे नहीं, उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यस यस, बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल सही बात। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और जैसे बहुत लोग को स्टेज प्रेजेंटेशन का फियर होता है, क्लासरूम प्रेजेंटेशन का फियर होता है। क्लास, जैसे आप लोग तो बहुत हिम्मत वाले हो कि आप लोग ने एमए कर रहे हो, घर मैनेज कर रहे हो, ऑफिस मैनेज कर रहे हो, और टेकिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टुगेदर। बट बहुत लोगों को इस बात का भी डर होता है कि सबके साथ अब एमए कैसे मैनेज करें। बट यू आर ऑल इंस्पिरेशनल बीइंग, क्योंकि आप लोग वो कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप और भी अच्छी चीजें कर सकते हो। जो भी आपके अंदर अगर कोई डर है, कोई भी चीज की कमी है, तो उसकी पूरी कर सकते हो, है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है? खुद को ही ट्रेनिंग देना है, स्वयं की सेल्फ ट्रेनिंग देना है, जिससे कि ऑटो सजेशन, हाँ, ऑटो सजेशन, डीप लर्निंग, डीप सजेशन, जिससे कि
आपकी भावनात्मक विकास हो और जो स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट होना है वो हो जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और जैसे कि आप लोग अभी तक करते आ रहे हो वैसा ही आप आगे भी कर सकते हो। तो जीवन विज्ञान का भी उद्देश्य यही है कि आपको रिमाइंड करना कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन पोटेंशियलिटीज है, ऐसी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी अविकसित शक्ति है जिसको विकास करके आप खुद को एक अलग ही लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एवरीवन इज हाईली पोटेंशियल बीइंग, बहुत ही हाईली पोटेंशियल बीइंग है और उसको आप सकारात्मक विचारों से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके अपने मन की शक्ति को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आप वो चीज कर सकते हैं। ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो आप अनुप्रेक्षा करते हो उसके पहले की तैयारी, पूर्व तैयारी, तो शारीरिक और पर्यावरण शुद्धि होनी है, यानी अनुप्रेक्षा के व्यवहारिक प्रयोग को अगर आपको शुरू करना है तो आपका जो शरीर है उसमें शिथिलता लानी है, स्थिरता लानी है, श्वास को बैलेंस करना है, जो आपका जो ब्रीदिंग है वो बैलेंस्ड होना चाहिए और जो आपका आसपास का वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं जिससे कि आप अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। तो तैयारी की 3 मुख्य सोपान, पहले तो चित्त को अंतर्मुखी और शांत करने के लिए मुख्य अनुप्रेक्षा से पहले 3 विशिष्ट साधनाओं का अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहला जो अभ्यास है वो है महाप्राण ध्वनि का गुंजन। महाप्राण ध्वनि आपको मालूम है, भैरव जैसा जो ध्वनि निकालना है वो हम उसको महाप्राण ध्वनि बोलते हैं। ओके, पूजा जी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। मैम जो अभी पढ़ा था पहले अनुप्रेक्षा में, बस उसका क्वेश्चन था कि वो ब्रेन वॉशिंग भी बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ, ब्रेन वॉशिंग मतलब यही ना कि आपने जो वही पहले हुआ से ना। जो चीजें एज्यूम करके रखा है उसको आपको करेक्ट करना है। ओके। ठीक है, ओके। तो पहले क्या करना है, महाप्राण ध्वनि का गुंजन। फिर क्या करना है, लयबद्ध दीर्घ श्वास का अभ्यास। फिर शरीर को पूरी तरीके से शिथिल करके कायोत्सर्ग का प्रयोग। तो अनुप्रेक्षा की तैयारी से पहले ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेप आप लिख लीजिए कहीं पे भी कि महाप्राण ध्वनि से आप शुरू करिए। महाप्राण ध्वनि से शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाता है। उसके बाद आप दीर्घ श्वास की अभ्यास करने के बाद शरीर को शिथिलीकरण में लाइए, कायोत्सर्ग का प्रयोग करिए। कायोत्सर्ग बहुत अच्छा प्रयोग है। कायोत्सर्ग के प्रयोग से आपका अगर जो स्लीप का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, डाइजेशन सही नहीं है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी ठीक हो सकती है। तो कायोत्सर्ग का प्रयोग करिए। और फिर नेक्स्ट क्या है, अमूर्त चिंतन का व्यवहारिक रूप। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक है अमूर्त चिंतन, उसमें बहुत अच्छे से वैज्ञानिक प्रक्रिया बताई गई है, साइंटिफिक तरीका बताया गया है जिससे कि हम अपने व्यवहार को, जो हमारा जो व्यवहार है उसमें हम ध्यान की विधियों से हम व्यवहार को मार्गदर्शित कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो उसमें यही बताया है कि कैसे हम चिंतन करके, यानी सकारात्मक चिंतन करके हम अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और वो साइंटिफिकली कर सकते हैं। तो ये 3 जो है तैयारी आपको करनी है बिफोर यू स्टार्ट योर अनुप्रेक्षा। आपकी ब्रीदिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए, इसके लिए आपको महाप्राण ध्वनि, फिर दीर्घ श्वास का अभ्यास, लयबद्ध यानी कि आप काउंटिंग करके करिए और फिर शरीर को शिथिलीकरण करिए। ये 3 मुख्य तैयारी करनी है। फिर प्रारंभिक 5 चरणों का क्रमिक समय निर्धारण। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं कि प्रतिपादित प्रथम जो 6 अनुप्रेक्षाएं है उसके प्रयोग की समय सीमा और क्रमिक विधि को निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया गया है। तो कुल समय चक्र के हिसाब से बांटा गया है। किसी को इसका आइडिया है कि किस प्रकार से हमको महाध्वनि करना है, लयबद्ध दीर्घ श्वास करना है और कायोत्सर्ग करना है? एनीवन? कोई इसको महाप्राण प्रोसेस को ध्वनि में तो एक्सप्लेन कर मैं सकता का है? स्वर गुंजन करना है। हाँ,
ठीक है, अभी आप में से कोई ये टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से वो बोलते हैं तो प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, तो कोई यहाँ से बोलेगा? यस, कौन 2 Excuse मिनट me, तक ma'am. साधमनी, 5 मिनट तक लयबद्ध और 5 मिनट हाँ तक हाँ, काया वन बाय उत्सर्ग, वन। ऐसे करके 12 मिनट, और 12 मिनट के बाद फिर 12 हम्म। भावनाओं में से कोई भी 4 भावनाएं लें और उनमें से 3-3 मिनट पर हर भावना का ध्यान करना। ओके, वेरी नाइस संतोष जी। ठीक है, अभी कोई और बताइए। नेक्स्ट अलका जी बताएंगे? नहीं, दिव्या जी ट्राई कीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको समझ आएगा, राइट? 2 हाँ। मिनट तक महाप्राण ध्वनि और 5 मिनट तक लयबद्ध दीर्घ श्वास परीक्षा, 5 मिनट तक कायोत्सर्ग, और उसके बाद 3-3 मिनट, 3 भावनाओं का ध्यान 3-3 मिनट तक। 4 भावना, अच्छा, 4 ऐसे 24 मिनट का टोटल प्रोसेस। हाँ ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस। संतोष जी ने बहुत अच्छे से बताया, दिव्या जी ने अच्छा किया। और भी कोई बताइए यहाँ पे? पूजा जी बताइए, ट्राई कीजिए। मैम लेट्स ट्राई। टोटल 24 मिनट्स का होगा ये अनुप्रेक्षा। उसमें फर्स्ट 2 मिनट्स हम महाप्राण ध्वनि करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स लयबद्ध दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स का उत्सर्ग करेंगे। उसके बाद फिर जो बचा हुआ टाइम है 12 मिनट्स का, उसमें ये 6 फर्स्ट 6 प्रेक्षा करेंगे, नहीं फर्स्ट 4 प्रेक्षण। 4 प्रेक्षा ज्ञान, 3-3 मिनट दर्शन, करेंगे। चरित्र और वैराग्य। हाँ, संगीता जी आप भी बताइए एक बार। मैम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वैराग्य, इन हाँ, इन पर हम चिंतन करेंगे। फिर 12 मिनट, पहले दो। ओके ओके। अभी आप चिंतन नेक्स्ट के, स्क्रीन देख सकते हैं। मैम चिंतन के लिए तो ना कोई सी भी अनुप्रेक्षाएं ली जा सकती हैं। हाँ मतलब मैत्री भावना वगैरह भी ले सकते हैं ना, कोई भी ऐसे। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, उसमें तो ऐसा था। हाँ, 3 से 4 अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास कर सकते हैं। ओके, अभी आप नेक्स्ट स्क्रीन देख रहे हैं। चैतन्य केंद्र पर ध्यान। कायोत्सर्ग के बाद क्या करना है? तो कायोत्सर्ग के बाद अकॉर्डिंग टू सजेशन जो निर्धारित जो चैतन्य केंद्र है, लाइक आनंद केंद्र या ज्योति केंद्र, उस पे आपको चित्त को केंद्रित करके संकल्प लेना है या शब्दावली को 12 मिनट तक दोहराना है। तो ये कैसे करना है आप एक बार स्क्रीन में देख के आप लोग ही एक बार बताइए, हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जैसे मैम सोहम ऐसे दोहराना है, सोहम वगैरह ध्वनियां दोहरानी है मैम। पहले जो भी आपका जोर से संकल्प है, उच्चारण, जो भी आपका संकल्प है उसको आप जैसे दोहरा मैं सकते शुद्ध आत्मा हूँ। हैं। हाँ, मैं कर्तव्य निष्ठ का पालन करूंगी, ऐसा कोई भी संकल्प जो है उसको आप दोहरा सकते हैं। पहले ठीक है? जोर से उच्चारण, फिर मंद हम्म। मंद उच्चारण, और फिर उसकी अनुप्रेक्षा यानी उसका गहरा चिंतन। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, बाहरी उच्चारण संकल्प या शब्दों का स्पष्ट और ऊंचे स्वरों में बाहरी उच्चारण किया जाता है ताकि स्वर तंत्र सक्रिय हो। आपका जो वोकल कॉर्ड है, स्वर तंत्र है, उसको एक्टिव करना है। फिर मंद उच्चारण मध्य 4 मिनट, ध्वनि को आपको धीमा करके अत्यंत मंद या फुसफुसाहट वाले स्वर में दोहराना है, जिसमें अंतर्मुख जो आपके अंतर्मुख है वो बढ़ती है। फिर मानसिक अनुचिंतन, तो बिना होठ और जीभ हिलाए केवल मन के भीतर अवचेतन पटल पर उस शब्दावली का तीव्र मानसिक चिंतन यानी कि साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन किया जाता है, जिससे वह संस्कार अचेतन मन के स्थायी रूप से अंकित हो जाए। तो इस प्रकार से विभाजन किया गया है 4-4-4 मिनट पे। 4 मिनट तक आप जोर जोर से बोलेंगे उस जो भी संकल्प है उसको, फिर 4 मिनट जो है उसको धीरे आवाज में बोलेंगे, और अगेन जो 4 मिनट है उसको अपने होठ अपने मन जीभ मन को में बंद करके मन में बोलेंगे, ताकि वो आपके अवचेतन मन तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। तो ये इस प्रकार का अभ्यास बताया गया है ताकि बाहर से लेके वो शक्ति को आप अंदर की ओर पुश कर सके। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस बताया गया है, टेक्निक बताया गया है चैंटिंग का। तो यहाँ पे जो भी अनुप्रेक्षाएं है, ये शब्दावली दी गई है कि आप कौन सा आपको व्यवहार में लाना है, वो आप अनुप्रेक्षा यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि अब ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कर्तव्य निष्ठा अब एक एक करके बताइए, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। 1 बाय 1 सब लोग बोलेंगे। ठीक है, कर्तव्य निष्ठा
जो शांति केंद्र पे फोकस करना है। हाँ, कौन बोल रहा है? पूजा जी बताइए कर्तव्य निष्ठा के बारे में। मैं अपने मैम पढ़ना है। हाँ, बता सकते हैं कि कर्तव्य निष्ठा होता क्या है और उसकी शब्दावली क्या है, ये 2 चीज बता सकते हैं। मैम एक तो शांति केंद्र पे केंद्रित करेंगे और इसमें हम अपने जो भी अपने आप को जागरूक करना ड्यूटीज चाहते हैं उस वर्ड्स को हम बोलेंगे। लाइक मैं अनुशासित होना चाहती हूँ तो उसको हम रिपीट करेंगे। मेरा क्रोध कम हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट स्वावलंबन जो शांति केंद्र पे है, संतोष जी बताइए। मैं स्वावलंबी रहूंगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति के लिए स्वयं ही प्रयास करूंगा, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। उसी शब्दों को बार बार दोहराएंगे। ओके, कैसे दोहराना आपको क्लियर है, राइट? अभी बताया टेक्निक, ठीक है। अभी नेक्स्ट सत्य जो है, दिव्या जी बताइए, दिव्या जैन जी बताइए सत्य। सत्य में ये है कि मैं हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करूंगी, सावधान रहूंगी, कभी भी मुझसे मेरे मुख से झूठ ना निकले और इसमें शांति केंद्र पर ध्यान जाएगा। वेरी सत्य नाइस, बोलना। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट समन्वय दर्शन केंद्र पे संगीता जी बताइए। मैं विरोधी बातों और घटनाओं के संबंध में को खोजने का प्रयत्न करूंगी और सर्वांगीण विकास का पूर्ण प्रयत्न करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट संप्रदाय निरपेक्षता, दिव्या राका जी बताइए, आप बताइए। मैम संप्रदाय निरपेक्षता को आनंद केंद्र पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि सोशल जो कट्टरता होती है रिलीजियस, वो उसमें न जाके विभिन्न मान्यताओं और निरपेक्ष संप्रदाय के प्रति सद्भावना, माने सभी रिलीजन्स के प्रति सद्भावना का विकास करने का प्रयत्न करेंगे अपने मन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी नेक्स्ट मानवीय एकता, अलका जी बताइए। विशुद्धि केंद्र पे इसका ध्यान करके कि भी मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगी, जाति और वर्ण के आधार पर उसका उनको ऊंचा या नीचा नहीं मानूंगी। ओके ओके, वेरी नाइस। मानसिक संतुलन का जो है, आरती जी बताइए क्या है मानसिक संतुलन अनुप्रेक्षा? हाँ मैम, मानसिक संतुलन का दर्शन केंद्र है। उसके अंदर मैं आवेश अनुशासित हो रहा है, जो मैं करना चाहती हूँ वो हो रहा है। मैं मेरा माइंड डेवलप करूंगी, माइंड को डेवलप और बैलेंस्ड रखूंगी, इमोशंस को और माइंड को। ओके, ठीक है। और श्वास का रंग भी यहाँ पे बताया गया है, हरा रंग से। हरा हाँ, रंग। श्वास का रंग हरा, इमेजिनेशन, हरा रंग को सामने लेके मैम इमेजिन करना है। यस यस, वेरी नाइस। हाँ, राजेंद्र जी बताइए नेक्स्ट धैर्य का अनुप्रेक्षा कैसे करना है? मैम इसका कलर पीला होता है और मैं किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाऊंगा, हर परिस्थिति को मैं समभाव से देखूंगा जी। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्थान केंद्र में करना है इसको। ओके, अभी नेक्स्ट प्रामाणिकता, उत्तम जी बताइए प्रामाणिकता का अनुप्रेक्षा कैसे करना है? ये ज्योति केंद्र पर केंद्रित करना है। कलर इसका सफेद रहेगा और मेरी संकल्प शक्ति का विकास हो रहा है, ऐसा चिंतन करना, अनुप्रेक्षा करना। ओके, वेरी नाइस। अभी नेक्स्ट कौन है? सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो शायद सबको मैं बोल सकूं नाम से। हु इज देयर नेक्स्ट? क्योंकि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कौन एक्टिव है कौन नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग रिपीट ही करिए। यस, करुणा, करुणा का बताइए, कौन बता रहा है? बताइए करुणा का, 1 बाय 1 ही बताना है करुणा का। करुणा में आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करना है और अपने दृष्टिकोण को सही रखना है और इसी से विकास करना और करुणा का भाव पुष्ट करना है। ऐसे सोचना है कि मेरे में दया आ रही है, मुझे करुणा आ रही है, उस भाव को पुष्ट करते रहना। ओके, वेरी नाइस। सह अस्तित्व का पूजा जी बताइए, सह अस्तित्व। कोएग्जिस्टेंस, अनम्यूट करके बताइए कोएग्जिस्टेंस का अनुप्रेक्षा कैसे करना है? को एग्जिस्टेंस के अनुप्रेक्षा में मैम हमें बोलना है कि मैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभ्यास करूंगी, विध्वंसात्मक व आक्रामक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करूंगी और इसका केंद्र आनंद केंद्र है
और श्वास का रंग इसमें सफेद होना चाहिए, मतलब सफेद रंग को सोचना है हमें कि हम अंदर ले रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, ऑल राइट। दिव्या जैन जी बताइए अनासक्ति का, अनासक्ति की अनुप्रेक्षा कैसे करेंगे? अनासक्ति में हम नीले रंग को सामने रख के शांति केंद्र पर ध्यान रखेंगे करेंगे और ऐसे सोचेंगे कि अनासक्ति का विकास हो रहा है, कि हमारी किसी चीज में भी इतनी ज्यादा आसक्ति नहीं है, हर पदार्थ से, हर चीज से हम जो अनासक्त भाव रखेंगे। ठीक है, सारी चीजें हैं बट हमारी आसक्ति नहीं है उसमें। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सहिष्णुता का कैसे करेंगे? संगीता जी बताइए सहिष्णुता का। सहिष्णुता नीले रंग पर केंद्रित लाके ज्योति केंद्र पर सहिष्णुता का भाव पुष्ट करेंगे और अपना मानसिक संतुलन बढ़ रहा है ऐसा मन में विचार करेंगे। ओके, वेरी नाइस। एमपी जैन जी बताइए मृदुता का हम कैसा अनुप्रेक्षा करेंगे? मैडम शांति केंद्र पे ध्यान करेंगे, हरे रंग के उसके सांस पे, और हम मृदुता का भाव ऐसा महसूस करेंगे कि हमें पुष्ट हो रहा है और हमारे अंदर अहंकार भाव क्षीण हो रहा है। ओके, वेरी नाइस। अभय का अभ्यास कैसे करेंगे? उत्तम जी बताइए। आनंद केंद्र। हाँ, इसका आनंद केंद्र पर करेंगे इसको। कलर रहेगा गुलाबी। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है और जो भय है, डर है, वो भाव हमारा खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, राजेंद्र जी बताइए आत्म अनुशासन का अभ्यास कैसे करेंगे, अनुप्रेक्षा का अभ्यास? शांति केंद्र पर नीले रंग का ध्यान करके हम अपने आप पर नियंत्रण करेंगे कि मैं हर तरफ से कंट्रोल कर रहा हूं अपनी मन की चंचलता को, ताकि मेरा मन जो है शांत हो गया है, शिथिल हो गया है, और मैं अपने आप पर संयम रख के, अनुशासन रख के ही मैं कार्य करूंगा। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से आप सभी ने ये अनुप्रेक्षाओं के बारे में बताया है। तो होपफुली इसकी टेक्निक भी आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे साधना का आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो आगामी अनुप्रेक्षाएं है उनके गहरे और त्वरित परिणामों के लिए ध्यान की विधि में एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक और प्रभावशाली परिवर्तन बताया है। इस विधि में कैसा करना है, मंत्र ध्वनि, कायोत्सर्ग, वर्ण चिकित्सा यानी कलर साइंस, जो भी हम श्वास के कलर की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ विशिष्ट मानसिक आवृत्तियां, इसका एक समन्वय बताया है। तो महाप्राण ध्वनि 2 मिनट, शुरुआत में 2 मिनट तक भ्रामरी जैसी संगीतमय महाप्राण ध्वनि का गुंजन करना है। इससे क्या होता है, हमारी मस्तिष्क की तरंगे यानी कि जो ब्रेन वेव्स है वो शांत होती है और जो हमारा न्यूरॉन्स है वो संतुलित होता है, और साथ ही साथ जो चित्त की अंतर्मुखी यात्रा है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर हमने पढ़ा था अंतर यात्रा के बारे में, बाहर का यात्रा नहीं, अंतर यात्रा। तो अंतर यात्रा करने के लिए हमें शुरुआती में महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करना है। फिर कायोत्सर्ग यानी शरीर की स्थिरता, तो 4 मिनट तक आपको कायोत्सर्ग, जिससे कि आपके अंदर पूर्ण सजगता और साथ ही साथ शीतलीकरण हो जाए, और इसमें शरीर को बिल्कुल स्थिर छोड़ देना है, यानी शरीर से आपका कनेक्शन ही ना रहे, डिटैच हो जाए शरीर से। उत्सर्ग दैट इज कॉल्ड कायोत्सर्ग, आपका जो देह है देह से ऊपर जाना है, बियॉन्ड द बॉडी। तो ये कायोत्सर्ग की प्रक्रिया 4 मिनट तक करनी है, और इसमें शरीर बिल्कुल ढीला होगा, मन आपका निष्क्रिय होगा, जिससे कि आगे जो भी आप सुझाव देते हो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन पटल पे जाके काम कर सके। तो अनुप्रेक्षा का ध्यान सीधा आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है और उसका विकास होता है। फिर यहाँ पे कलर साइंस बताया गया, और कैसे वर्ण चिकित्सा यानी कलर साइंस के साथ साथ आप जो अपने जो भी विचार है उसको शुद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे रंग, जो निर्दिष्ट रंग है उसके बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ परमाणु प्रवेश के बारे में बताया गया है। तो इसमें साधक अपनी आंखें बंद करके सामने यह कल्पना करता है और गहरा अनुभव करता है कि उसके चारों ओर ब्रह्मांड में एक विशिष्ट रंग, कैसा रंग, जैसे उगता हुआ सूरज का लाल रंग, शांत नीला रंग या चमकता सफेद रंग, ये दिख रहा है। और ये जो है, जो शुद्ध परमाणु है वो फैलते जा रहे हैं।
जैसे हम स्टार्टिंग में बोले कि पर्यावरण शुद्ध होना है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें ऐसे कल्पना भी करना है कि जो भी आसपास का वातावरण है उसमें ऐसे रंग जो है वो फैल रहे हैं। तो प्राणवायु के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण, तो साधक अब ये अनुभव करेगा कि प्रत्येक आते जाते श्वास के साथ वो बहुत सारे रंग के जो दिव्य परमाणु है उसके नासापुटों पुटों से होते हुए शरीर के भीतर प्रवेश कर, मतलब उसके नाक से होते हुए प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार का उसको संकल्प करना है। और फिर सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कोशिकीय स्तर पर किस प्रकार से रूपांतरण होता है। तो अब ये प्रक्रिया जैन दर्शन के जो लेशा ध्यान है और जो कलर थेरेपी है उस पे बेस्ड है। तो जो भी रंगीन परमाणु है उसके प्रवाह से जो हमारी सूक्ष्म तेजस शरीर है वो शुद्ध हो रही है और अंगों के भीतर सकारात्मक बायोकेमिकल का बदलाव होता जा रहा है। तो इस प्रकार की कल्पनाएं करनी है जिसको हम कलर साइंस बोलते हैं या सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये पीडीएफ में नहीं है मैडम? ये पीडीएफ का ही है, सब कुछ पीडीएफ से लिया है। पीडीएफ में इसका थोड़ा सवाल चेंज है। उत्तम जी का है। हाँ, ये सब कुछ हाँ, पीडीएफ से है। थोड़ा चेंज है इसमें 5 मिनट बता रहे हैं, इसमें 4 मिनट बता रहे हैं। आप कार्योसज्ञ अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम है। हाँ, इसमें 5 मिनट कार्योसज्ञ सब 5 मिनट बताया हुआ है पीडीएफ में। नहीं, हाँ 5 मिनट ही है ना, पेज नंबर 91 पे। ठीक है, मतलब महाप्राण वो ध्वनि 2 मिनट और कार्योसज्ञ 5 मिनट का। मैं मैडम अभी महाप्रज्ञ ने मतलब 4 मिनट देखिए, बताए ऐसे। कायोत्सर्ग ऐसी प्रक्रिया है कि आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, जितना हो सके अच्छा उसको कर सके। वो दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर बॉडी रिक्वायरमेंट। आपका बॉडी शीतलीकरण के लिए कितना टाइम लेता है, कितना समय लेता है। किसी का शरीर जो है उसको 2 मिनट की भी जरूरत नहीं है, शांत बैठा कि शीतलीकरण हो गया। जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर समय कम हो जाता है। हाँ, तो वो समय निर्धारित किया है, बट वो दैट इज ऑल सजेशन, निर्धारित समय, अच्छा, नहीं वो कंपल्सरी फिर नहीं है वो। एमसीक्यू में अगर आ गया तो कितने नहीं, मिनट एमसीक्यू में ऐसा सवाल नहीं आता है। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, एमसीक्यू में ऐसा सवाल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, एक बात पूछना था। इसको हाँ, हम बोलो कभी जी। थोड़ा सा कुछ मिनट्स के लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या? आप करवा कभी सकते हैं भी क्या? कर सकते, कभी भी कर सकते, एनी टाइम। हम कभी भी ऐसे शीतलीकरण करके शरीर को ढीला छोड़ के कोशिश कर सकते हैं कि हम शरीर से अलग हो रहे हैं। शरीर से अलग होने का मतलब ये नहीं कि शरीर को छोड़ देना, इसका मतलब ये होना है कि शरीर की प्रक्रिया का कोई भी आभास नहीं होना, किसी भी प्रकार का हमें वो फीलिंग नहीं आएगा कि हम शरीर के साथ हैं। हम हमारी जो शरीर का चेतना है उत्सर्ग कर उसके साथ हम ज्यादा होंगे। मैम, जैसे इसका वीडियो कायोत्सर्ग किया, बट मैडम इसका गूगल पे ये वीडियो मिल जाएगा क्या? इसमें वीडियो वीडियो रहेगा मिल कोई? जाता है रोमा जी और उत्तम जी, वीडियो सभी का मिल जाता है। अच्छा, इवन जो आचार्य महाप्रज्ञ जी है उनका खुद का रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है बहुत सारा, जिसको आप एनी अच्छा। टाइम यू कैन प्रैक्टिस। कभी भी आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कायोत्सर्ग का तो बहुत सारे आचार्य जी ने बताया है, कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस। तो साउंड क्वालिटी जी, इसके अंदर मैम हमारी इमेजिनेशन तो चलती रहेगी। हाँ, सारी उसी को हमें इमेजिनेशन से ही शांत है करना है। है थोड़ा ही डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग फेज में। पूरा ध्यान ही इमेजिनेशन है। हाँ, इसमें वो विचारहीन स्थिति होती है ना, कि वो ध्यान जिसमें कोई विचार ही ना हो, वो तो है ही नहीं ना। विचार शीतलीकरण मतलब क्या हो गया, आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे अपने मन से, शरीर से, बाहर सबसे आप अलग हो रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर है ना। जाना, मतलब बाहर से तो बंद है लेकिन अंदर वाली चीजों को ढूंढा जा रहा है आपका ऐसे। मन, वचन, कायिक, तीनों क्रियाओं से आप अलग हो रहे हैं। यानी आपके मन में भी कोई विचार नहीं आएगा, आपके वचन में भी कुछ नहीं आना है, आपके कायिक में भी कुछ नहीं आना है। मन, वचन, कायिक, ये तीनों से आपको अलग होके देखना है। उसको ही आपको कायोत्सर्ग की कैटेगरी में जिसको बोला जाता है। तो मन में तो ऑब्वियस सी बात है कोई विचार नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टेप बाय स्टेप अगर इसको समझेंगे, इसका प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे मैम मैडम? ये सब याद करना पड़ेगा। कलर किसका शांति के अंदर है, जैसे हाँ, अनासक्ति है उसमें नीला कलर रहेगा। शांति कैसे, मतलब प्रश्न वगैरह कैसे आएंगे, क्वेश्चन वगैरह?
मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे सवाल ना हो कि कौन सा कलर है, क्योंकि थोड़ा हाँ थ्योरेटिकल हो जाता है। वो हाँ मुश्किल हाँ है, वही। हाँ। अभी जो भी क्वेश्चंस हम रेडी करते हैं उसमें मैं कोशिश करूंगी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछा जाए। हाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप उसका आंसर्स कर पाते हैं। ठीक है। हाँ निजी जी बताइए, क्या पूछ रहे थे आप? I have some confusion. I just want to clear it out. कि ये जो पूरा मेडिटेशन प्रैक्टिस का प्रोसेस है, पहले हमें कोई सुखासन चूज करना है, बैकबोन स्ट्रेट, आईज क्लोज, और उसके बाद इमीडिएटली महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है। हाँ, आप कोई भी सुखासन में बैठना है या आपको लेट के भी करना है तो आप कर सकते हैं। ये आपका और प्रोसेस है। आपको खड़े रह के करना है तो आप खड़े रह के भी कर सकते हैं, बैठ के, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। सुखासन। दैट्स राइट, लेकिन पोज और आसन डिसाइड होने के बाद में डायरेक्टली हमको महाप्राण ध्वनि करनी है। हाँ, आप कंफर्टेबली बैठ गए हैं, कंफर्टेबल हो गए तो आप महाप्राण ध्वनि से शुरुआत कर सकते हैं। महाप्राण ध्वनि क्यों? ताकि हम अंदर की वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए। हाँ वो ठीक है, वो है ना? समझ में आया, सबसे बस ये पहले जो तो मैम स्टेप्स हैं प्रोसेस हमारा के, इसमें एम्बिशन थोड़ा क्या है, कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। उद्देश्य क्या है? एक सेकंड। हाँ निजी जी बताइए, फिर से बताइए। एक्चुअली ये जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन था, तो मुझे वो चीज क्लियर करनी है। बाकी क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्लियर हो गया है। तो यस महाप्राण ध्वनि के बाद में शिथिलीकरण होगा, कायोत्सर्ग, हाँ और हाँ उसके बाद में अंतर यात्रा है। तो हाँ अंतर यात्रा के अंडर में ही हमें सहज और दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, ये सब लेना है, या अंतर यात्रा मीन्स वी हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट इनसाइड, और उसके बाद में जैसे ध्यान पहले अंदर ले गए और उसके बाद में हमें ब्रीथ एक्सरसाइज, मतलब ये ब्रीथ कॉन्सेंट्रेशंस वगैरह करनी है, या इसको हम ब्रीदिंग का अंतर यात्रा काम का ही एक आपको पार्ट पहले मानेंगे? करना है। रीजन देखिए, ब्रीदिंग का काम आप पहले कर लेंगे तो आप अपने जो ब्रेन है, मन है, सबको शांत कर सकते हैं। उसका काम पहले करने के बाद आपको अंतर यात्रा शुरू जो अपने अनुप्रेक्षा करेंगे, मन में विचार करेंगे, संकल्प करेंगे, वो बाद में करना है। तो ठीक दैट है, जैसे मीन्स महाप्राण ध्वनि के बाद में कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग के हाँ बाद में श्वास प्रेक्षा, उसके बाद में हाँ शरीर प्रेक्षा, और उसके बाद में अंतर यात्रा। हाँ बिल्कुल, मतलब श्वास और प्रेक्षा आपका अंतर यात्रा, आता है, फिर आप जो कर रहे हैं फाइनल, मतलब और ये प्रोसेस इसलिए डिजाइन किया गया है। मतलब आप पहले इसका साइंटिफिक रेलिवेंस समझिए कि ये प्रोसेस डिजाइन किस तरीके से किया गया है। अब बाहर की दुनिया से एकदम से अंदर चले जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए ये जो भी प्रोसेस बताया है, इस प्रकार से बताया है कि हम बाहर की दुनिया से जो कनेक्टेड है उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए हम अंदर दुनिया में प्रवेश कर सके, फ्रॉम आउटर वर्ल्ड टू द इनर वर्ल्ड। तो शरीर इसीलिए प्रेक्षा अगर आप के ऐसे बाद में, समझेंगे। तो शरीर प्रेक्षा के बाद में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हो जाएगी, और उसके बाद में कलर प्रेक्षा हो जाएगी, उसके बाद में भावना, भावना के बाद में वापस अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा के बाद में अनुभूति। राइट? इज दिस फाइन, द स्टेप्स व्हाट आई एम टेलिंग? yes according to महाप्रज्ञा जी इट्स वेरी एब्सोल्युटली फाइन। बट सबका एक्सपीरियंस भी होता है, अगर आप कुछ और अनुभव करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। बट यहाँ पे हम जब महाप्रज्ञा जी की बात कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग इट इज एब्सोल्युटली फाइन। Yeah, I was asking from that point of view only. Yeah. Thank you. Okay, all right. Okay, so we will just end with this only. यहाँ तक जो भी PDF है आपको अवेलेबल है, आपके जो LMS है उसमें आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही बताया है जो आज हम जो दौर पे गुजर रहे हैं, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, मेंटल वॉश की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में ये सिद्धांत दिया है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, जो सत्य की शक्ति है, रिपीटेड ट्रुथ क्या होता है, साथ साथ वैल्यू एजुकेशन, अनुप्रेक्षा, जो कि अगेन 5th मॉड्यूल का पार्ट है, हाउ वी कैन डू वैल्यू एजुकेशन थ्रू अनुप्रेक्षा। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ दो स्लाइड्स बाकी है, यू कैन जस्ट चेक इट वंस। ओके, ठीक है, सब लोग कर सकते हैं। कहीं क्लियर नहीं होगा तो वी विल टेक रिविजन क्लास, एंड उस रिविजन क्लास में हम 1 by 1 वी कैन कवर अप द थिंग्स।
ओके, बट आई वांट कि रिवीजन क्लास में आप लोग डिस्कशन करिए ज्यादा, बिकॉज डिस्कशन से चीजें क्लियर होती है। आप डिस्कशन करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। सो यू कैन डू वन थिंग, रिवीजन क्लास में आप लोग भी से ही टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए कि कौन व्यक्ति कौन से टॉपिक के बारे में बोलने वाला है। ठीक है, आप लोग आते हो 20 लोग आते हो, राइट। सो यू जो रेगुलर है एटलीस्ट आप लोग एक एक टॉपिक्स ले लीजिए कि अबाउट दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक। ओके, फिफ्थ मॉड्यूल का रिवीजन होना नहीं, ओवरऑल रिवीजन। अच्छा, ओवरऑल, ठीक। हाँ, एक एक मॉड्यूल करके करवा दो। एक एक मॉड्यूल नहीं, आप टॉपिक वाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज वी हैव वेरी फ्यू टॉपिक्स ओनली। जैसे कि अभी निधि जैन जी ने एकदम अच्छे से कंपाइल किया, दैट इज द टॉपिक। स्वास्थ्य प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ये जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो एक एक टॉपिक्स जो है आप उसको तैयारी करके यू कैन ट्राई टू स्पीक अबाउट इट। क्योंकि आप जब बोलोगे तो आप तो सीखेंगे ही, आपका रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ जो दूसरे हैं वो अगर आपको सुन रहे हैं तो उनका भी अच्छे से रिवीजन हो पाएगा, राइट। Excuse me, I have 2 more questions. Can I ask right now? हाँ जी, पूछिए। एक तो ये था कि अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ लिविंग, लेश्या ओवरपावर्स भाव के भाव ओवरपावर्स लेश्या, और दे गो हैंड इन हैंड? गो अगेन। भाव लेश्या को ओवरपार करते हैं या लेश्या भावों को ओवरपार करती है, या दे बोथ फंक्शन हैंड इन हैंड अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ लिविंग? मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, कैन यू एक्सप्लेन? Actually pre-recordings थी, I don't remember the exact number of the pre-recording, 3.8 या 3.9 कुछ ऐसी थी। तो I'm just a little bit confused वो सुनने के बाद कि हमारे जो विचार हैं वो लेश्या को ओवरपार कर रहे हैं या हमारी लेश्या हमारे भावों को ओवरपार करती है। मतलब कौन सा किसको बना रहा है, या दोनों ही एक दूसरे पर फंक्शन कर रहे हैं एक साथ? ओके, मतलब यू मीन टू से दैट हमारी जो ऑरा है वो हमारे भावों को, विचारों को इन्फ्लुएंस करती है, या हमारी भाव जो है वो ऑरा को इन्फ्लुएंस करती है? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। Exactly, or both are influencing each other at the same time? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि साइंटिफिकली क्या है, फर्स्ट तो वी हैव टू गो थ्रू इट कि क्या है एक्चुअली। बिकॉज आपने देखा होगा कि मतलब नोटिसेबल है, अगर भाव खराब है तो ऑब्वियसली बात है ऑरा खराब होती है। बट ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब अगर हम ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट लेंगे तो दैट इज अबाउट ऑरा। अगर भाव नकारात्मक भी है बट ऑरा बहुत पॉजिटिव है तो वो भाव को कंप्रेस कर सकता है, सप्रेस कर सकता है, राइट। तो ऑरा कैन इट हैपन के भावना खराब है लेकिन फिर भी ऑरा हमारा प्योर रहे? भावना खराब, हाँ, मतलब इफ योर ऑरा इज वेरी प्योर, अगर कहीं गलती से वैसा भाव आपके अंदर किसी ने डाल दिया, होता है, बहुत बार होता है, बट स्टिल अगर ऑरा प्योर है, 100% अच्छा है, तो वो उस चीज को सप्रेस कर देता है, भावना को सप्रेस कर देता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि दर्शन केंद्र का कलर आपने बताया है उगते हुए सूरज के जैसे लाइट रेड, राइट? बट पीडीएफ में एक्चुअली जहाँ पर दर्शन केंद्र की एक्सप्लेनेशन है वो फर्स्ट लाइन में लिखा है गहरा लाल रंग, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन इट्स रिटन कि उगते सूरज के जैसा लाल रंग। तो हम लोग लाइट रेड कलर ही अज्यूम करें? ओके, आप लोग को मालूम है कि हम सब कलर को अलग तरीके से देखते हैं, मतलब आपको मालूम है, इज दिस नोएबल टू यू? सबको कलर देखने का एक अलग अनुभव होता है, क्या आपको मालूम है? ये नीची जी मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, हमको सब कलर एक जैसे नहीं दिखाई देते। डू यू नो अबाउट दिस? हाँ, बट इफ वी हैव टू नो अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ लिविंग, या मान लो कोई जैसे अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें और लिखने के लिए मान लो आ जाता है, या एक्सप्लेनेटरी आंसर में भी लिखना पड़ता है, तो हम दर्शन केंद्र का रंग उगते हुए सूरज जैसा लिखें या गहरा लाल रंग लिखें? बिकॉज पीडीएफ कंटेन्स बोथ द थिंग्स। I can understand. You can write the shades of red. Okay, thank you. I'm done with my question. But thank you. I want you all to experience this thing.
कि क्या हमको सबको सेम कलर दिखाई देता है एग्जैक्टली द सेम वे? No, every time it does not happen that we can visualize the same color every time. It does not happen. Yes. क्वेश्चन यही है कि एमसीक्यू में बस सिर्फ रेड ही लिखे ना फिर। एमसीक्यू में मैं कोशिश करूंगी ऐसे सवाल नहीं पूछे कलर के जो इतने कंफ्यूजिंग हो, बट स्टिल लेट्स सी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टू प्रिपेयर। ये पांचवा जो है, एक ये जो पांचवा हो गया, मैं गया एक क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, पांचवा मॉड्यूल का हो गया क्या? ये जो पीडीएफ डाला हुआ है अनेकांतवाद, दैट इज फॉर सेल्फ स्टडी। आज हमने उस पे थोड़ी सी चर्चा की है। मॉड्यूल 5 के भी कुछ वैल्यू एजुकेशन हमने लिया है। मॉड्यूल 5 इज ऑल अबाउट कि आप वैल्यूज को कैसे लेके अपनी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। अनेकांत पे तो आज हुआ ही नहीं मैम कुछ भी। अनेकांत व्यवहार का आपका जो पीडीएफ अभी डाला है उसमें तो बिल्कुल अलग है ना, जीवन का प्रशस्त पद्धति, अनेकांत व्यवहार, सिद्धांत और प्रयोग जो पीडीएफ है। हाँ, उसका आप लोग ने सभी ने प्री रिकॉर्डिंग्स देख लिया? नहीं, वो नहीं देखा है, आपको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, है ना, वो देख लीजिए और फिर उसमें कोई भी डाउट्स रहेंगे तो हम लोग वी विल डिस्कस इट आउट। अच्छा, ओके। हाँ ईश्वर जी, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मैम एक छोटा सा वो था, अगर आप ना सारे नोट्स और पीडीएफ जो है अगर वेब उस पे डाल दोगे एलएमएस पे तो इजी होगा। सब कुछ डाल दिया है, एवरीथिंग नहीं इज है देयर। मैम, क्या नहीं है? नोट्स। थर्ड अच्छा मॉड्यूल नोट्स से नहीं हाँ, है आपका नोट्स हम सिर्फ आपको व्हाट्सएप में नोट, डाल सकते हैं, बाकी जो कंटेंट लिंक रहता है वही डालती है यहाँ पे। सो वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट देम कि वो लोग डाल दे यहाँ पे, क्योंकि मेजरली सब सब्जेक्ट्स के उस पे आते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है वो मिक्स हो जाते हैं नोट्स। ट्रू ट्रू। इसलिए मैंने आप सभी को सेंड कर दिया था फिर से, क्योंकि किसी को नहीं मिल रहा था, तो आई हैव सेंट इट वंस अगेन टू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड टीम्स जो है हमारे, मतलब टीम जो है एलएमएस की, दे मैनेज, सो वी विल जस्ट रिक्वेस्ट देम टू पुट ऑल द कंटेंट्स देयर। यस ओके ओके, एनी मोर डाउट्स? एनी मोर डाउट्स? इट्स ऑल फाइन। ओके, चलिए फिर। जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम।